नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम संवेदनशील विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी अंगदान और इससे जुड़े जो भारतीय कानून हैं उन पर। बिल्कुल। और ये चर्चा आधारित है सरिता पांडे जी की दी हुई जानकारी पर, जो खुद इस फील्ड में काम करती हैं और झारखंड सरकार की सलाहकार समिति की सदस्य भी हैं। हाँ, तो आज हम खास तौर पर जो भारत का मानव अंग प्रत्यारोपण एक्ट है और उसमें भी जो 2011 में बड़े बदलाव हुए, संशोधन हुए, उन पर बात करेंगे। सही। समझना जरूरी है कि ये बदलाव क्यों हुए, इनका मतलब क्या है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कानून मतलब 1994 वाला वो आया ही क्यों था, क्या जरूरत थी। हाँ, ये पहली बार 1994 में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट लाया गया था। क्या वजह थी उस वक्त? देखिए, 1994 से पहले कोई एक क्या कहते हैं सेंट्रलाइज्ड कानून नहीं था अंग प्रत्यारोपण के लिए। तो नतीजा ये था कि पारदर्शिता की बहुत कमी थी। अच्छा। और दुख की बात है कि अंगों का अवैध व्यापार मतलब इलीगल ट्रेडिंग वो भी काफी बढ़ रहा था। ओह। तो इस कानून का पहला और सबसे जरूरी मकसद था कि पूरी प्रक्रिया को एक लीगल फ्रेमवर्क में लाया जाए। हाँ। इसे सेफ बनाया जाए, नैतिक बनाया जाए और खासकर ये जो अवैध खरीद फरोख्त थी उसको सख्ती से रोका जाए। यानी एक रेगुलेशन की सख्त जरूरत थी। जी हाँ। तो ये तो हुई 1994 की बात। फिर लगभग 17 साल बाद 2011 में इसमें बड़े संशोधन हुए। इनकी क्या खास वजह रही? हाँ, तो समय के साथ और जैसे जैसे अनुभव हुआ तो ये महसूस हुआ कि भाई 1994 वाले कानून में कुछ गैप्स हैं, कुछ कमियां हैं। अच्छा। और कुछ नई चीजों को शामिल करने की भी जरूरत है। तो 2011 के जो संशोधन थे उन्होंने कानून को और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया और प्रभावी बनाया। तो क्या थे वो मुख्य बदलाव? पहला कौन सा था? सबसे पहला और बड़ा बदलाव था कि अब सिर्फ मुख्य अंग ही नहीं जैसे किडनी, लिवर, हार्ट, बल्कि ऊतक यानी टिश्यूज, उनके दान को भी कानूनी मान्यता मिल गई। टिश्यूज जैसे कि? हाँ, जैसे आंखों का कॉर्निया है, त्वचा यानी स्किन है, हार्ट वाल्व्स हैं, हड्डियां हैं, ये सब। अच्छा। हाँ। तो इसका मतलब दान का दायरा काफी बढ़ गया। जी, इससे तो ज्यादा लोगों को फायदा हो सकता है। बिल्कुल। और फिर मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत आई स्वैप प्रत्यारोपण के रूप में। स्वैप ट्रांसप्लांट, ये क्या होता है? स्वैप का मतलब अदला बदली। देखिए, कई बार क्या होता है कि परिवार में डोनर है, मान लीजिए पति अपनी पत्नी को किडनी देना चाहता है पर मेडिकली मैच नहीं हो रहा। हाँ, ये तो होता है। और शायद कोई दूसरा परिवार है जहां पत्नी अपने पति को देना चाहती है पर वहां भी मैच नहीं है। लेकिन हो सकता है पहले परिवार का डोनर दूसरे के मरीज से मैच कर जाए और दूसरे का डोनर पहले वाले से। ओह, तो वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। जी हाँ, 2011 के बाद ये कानूनी तौर पर मुमकिन हो गया। दोनों परिवार आपसी सहमति से एक दूसरे के मरीजों के लिए अंग दान कर सकते हैं। ये तो वाकई बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है उन लोगों के लिए जिन्हें परिवार में मैचिंग डोनर नहीं मिलता। बिल्कुल। लेकिन ये सब सुरक्षित हो, इसमें कोई जोर जबरदस्ती या पैसों का खेल ना हो, ये कैसे सुनिश्चित होता है? खासकर तब जब डोनर और लेने वाला करीबी रिश्तेदार ना हो। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। ऐसे मामलों के लिए एक प्राधिकरण समिति यानी ऑथराइजेशन कमेटी होती है। ओके। जब डोनर और रिसिपिएंट करीबी रिश्तेदार नहीं है तो ये कमेटी बहुत बारीकी से जांच करती है। क्या देखती है ये कमेटी? वो ये पक्का करती है कि दान पूरी तरह से अपनी मर्जी से हो रहा है, कोई दबाव तो नहीं, कोई लालच, कोई पैसों का लेन देन तो नहीं छिपा हुआ। मकसद यही है कि इंसानियत का गलत फायदा ना उठाया जाए और पूरी प्रक्रिया नैतिक रहे। ये जरूरी तो है, पर क्या इस कमेटी की वजह से प्रोसेस बहुत लंबा और धीमा नहीं हो जाता? कभी कभी तो मरीज की हालत बहुत नाजुक होती है। देखिए, ये चिंता जायज है। कमेटी की प्रक्रिया में समय तो लगता है, लेकिन ये मानवीय गरिमा और नैतिकता की रक्षा के लिए जरूरी भी है। कोशिश ये रहती है कि इसे कुशल बनाया जाए, लेकिन नैतिकता से समझौता किए बिना। समझ गया। और एक और चीज आपने कही थी ब्रेन डेथ के बारे में, उसे लेकर भी कुछ नियम बदले? हाँ, ब्रेन डेथ को प्रमाणित करने के नियम और स्पष्ट किए गए। इसकी इतनी अहमियत क्यों है? ब्रेन डेथ की स्पष्ट परिभाषा। देखिए, ब्रेन डेथ, जिसे ब्रेन स्टेम डेथ भी कहते हैं, वो स्थिति है जब दिमाग ने पूरी तरह और परमानेंटली काम करना बंद कर दिया है। अच्छा। भले ही वेंटिलेटर की मदद से दिल धड़क रहा हो, शरीर गर्म हो,
मृत व्यक्ति से अंगदान तभी हो सकता है जब ब्रेन डेथ सही तरीके से प्रमाणित हो। ओके। तो 2011 में ये साफ किया गया कि सिर्फ सरकार द्वारा प्रमाणित डॉक्टरों की एक पूरी टीम होगी, वो भी तयशुदा प्रोटोकॉल के हिसाब से ही ब्रेन डेथ घोषित कर सकती है। इससे मतलब पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ता है। बिल्कुल, ये अंगदान कार्यक्रम के सफलता के लिए एक तरह से नींव है। और अगर कोई कानून तोड़ता है, अवैध व्यापार में शामिल होता है तो उनके लिए सजा और जुर्माना दोनों को काफी सख्त कर दिया गया। साथ ही ये भी जरूरी कर दिया कि सिर्फ वही अस्पताल और वही डॉक्टर अंग प्रत्यारोपण कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड और ऑथराइज्ड हैं इस कानून के तहत। यानी क्वालिटी कंट्रोल और सेफ्टी। जी, और पूरे देश में कोऑर्डिनेशन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नोटो बनाया गया। नोटो? हाँ, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन। अच्छा, तो ये नेशनल लेवल बॉडी है। तो इन सब बदलावों को कुल मिलाकर क्या महत्व है? आम आदमी के लिए कानून क्यों मायने रखता है? देखिए, आज भी हमारे देश में हजारों लोग हैं जो किडनी, लिवर, हार्ट, फेफड़े इन अंगों के इंतजार में हैं। हाँ, वेटिंग लिस्ट तो बहुत लंबी है। बहुत लंबी। और अंगों की जरूरत और उनकी उपलब्धता में बहुत बड़ा गैप है। कई जानें सिर्फ इसलिए चली जाती हैं क्योंकि टाइम पर ऑर्गन नहीं मिल पाता। तो ये कानून सिर्फ डोनर के अधिकारों की रक्षा नहीं करता, चाहे वो जीवित हो या मृत्यु के बाद दान कर रहा हो, बल्कि ये भी पक्का करता है कि जिसे अंग की जरूरत है उसे वो एक निष्पक्ष, पारदर्शी और नैतिक तरीके से मिले। और नोटो जैसी संस्था इसमें मदद करती है? जी, पूरे देश में कोऑर्डिनेशन में, जानकारी बनाए रखने में। और ये जानना भी कितना महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति अंग दान करके मृत्यु के बाद भी कम से कम 8 लोगों को नया जीवन दे सकता है। बिल्कुल, ये महादान है एक तरह से। और सरिता जी के काम से ये भी पता चलता है कि पंजीकरण की प्रक्रिया को भी आसान बनाने की कोशिश हुई है। हाँ, कहाँ रजिस्टर कर सकते हैं? नोटो की वेबसाइट पर कोई भी अपनी इच्छा जताने के लिए रजिस्टर कर सकता है, फ्री है। लेकिन क्या सिर्फ रजिस्टर करना काफी है? नहीं, देखिए, रजिस्ट्रेशन एक कदम है। सबसे जरूरी है कि आप अपनी ये इच्छा अपने परिवार को जरूर बताएं। हाँ, ये जरूरी है। क्योंकि अगर कभी ऐसी दुखद स्थिति आती है तो आखिरी फैसला परिवार की सहमति से ही होता है। तो जागरूकता और परिवार से बात करना ये बहुत बहुत जरूरी है। तो अगर हम सार देखें तो 2011 के संशोधनों ने कई बड़े काम किए। टिश्यूज को शामिल किया, स्वैप ट्रांसप्लांट को मंजूरी दी, गैर रिश्तेदारों के दान के लिए कमेटी बनाई, ब्रेन डेथ की परिभाषा साफ की, सजा बढ़ाई और नोटो बनाया। मतलब पूरी व्यवस्था को ज्यादा मजबूत, सेफ और पारदर्शी बनाने की कोशिश। निश्चित रूप से ये कानून एक बहुत जरूरी ढांचा देता है, पर यहाँ एक सवाल सोचने वाला है। क्या? कि क्या सिर्फ कानून बना देना काफी है, या इस जीवन बचाने वाली पहल को सच में सफल बनाने के लिए सामाजिक जागरूकता कितनी जरूरी है? लोगों के मन में जो डर या गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करना कितना जरूरी है? और हर व्यक्ति का अपना संकल्प वो कितना मायने रखता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। कानूनी ढांचे के साथ साथ सामाजिक सोच और व्यक्तिगत इच्छा शक्ति का संगम ही शायद इसका सही हल है। बिल्कुल।